आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक विशेष इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य अवस्था। अब हम लोगों को चर्चा तो यहीं से प्रारंभ करनी चाहिए कि रासायनिक साम्य अवस्था क्या कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के पूर्व हमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। एक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चल करके कंप्लीट हो जाए, ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे हमारा HCl है, NaOH है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl बनता है, H2O बनता है। अब NaCl और H2O को आपस में मिला दिया जाए तो अम्ल और क्षार नहीं बनेंगे। इस तरीके से जो है ये है। अब ये कहीं दिशा में चल करके कंप्लीट हो गई तो ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है इस तरीके की एरो इसमें लगता है। और जो दूसरी अभिक्रिया है जिसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उसमें क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनते हैं। जैसे हमारा H2 है प्लस I2, ये रिवर्सिबल का सिंबल है, 2HI है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन आयोडीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड पुनः हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जो यहाँ सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इस चैप्टर में विशेष करके, अभी लाफमा सेक्शन आएगा और सारी चीजें आएंगी, तो उसमें इसी रिएक्शन को बेस बना करके सारी चर्चाएं की गई हैं। तो आइए चर्चा करते हैं रासायनिक साम्य अवस्था क्या होता है, रासायनिक साम्य अवस्था किसे कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति। इसी को लेकर के एग्जाम्पल देते हैं। H2I2 और रिवर्सिबल 2HI हो गया। अब इसका डिफिनीशन है, रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं समान होती हैं। एक बार पुनः, रासायनिक अभिक्रिया की वह स्थिति जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं समान हो जाती हैं, तो उस अवस्था को रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। रासायनिक साम्य अवस्था डायनामिक होती है, गतिक होती है। इसमें यह नहीं है कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं समान हो गई तो ये स्थिर हो जाएगा, स्थिर नहीं होता, तब भी ये रिएक्शन होता रहता है। फर्क ये है कि जितनी मात्रा में अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उतनी ही मात्रा में उत्पाद जो है अभिकारक में टूटता रहता है, समान सांद्रता में। तो ऐसी अवस्था को हम रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। रासायनिक साम्य अवस्था में तमाम छोटे छोटे टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ये है हमारा मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या किसे कहते हैं। अब इसका जो है सूत्र है, पदार्थ का भार बटे अणु भार, ये मोलों की संख्या कहलाती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सक्रिय द्रव्यमान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्रिय द्रव्यमान अंग्रेजी में इसे एक्टिव मास कहते हैं। इसका सिंबल इस बड़ा ब्रैकेट होता है। जैसे हमें नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो नाइट्रोजन को हम इस प्रकार बड़े ब्रैकेट में कर देंगे, हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन को बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। अब एक्टिव मास इक्वल टू क्या होता है, इसमें मोलों की संख्या प्रति लीटर, आयतन प्रति लीटर, ये हमारा सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। या हम ऐसे कह दें, पदार्थ का भार बटे अणु भार, और बटे कर दें या गुणे आयतन लीटर में का, यहाँ कर दें आयतन लीटर में। ये हमारा हो गया सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान को हम बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है ले लेते हैं ताकि ये समझ में पूरी तरीके से आ जाए हमारे स्टूडेंट्स को। इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं। अब इसका न्यूमेरिकल है कि 2 लीटर के पात्र में अगर 2 लीटर का पात्र हो, V बराबर 2 लीटर हो, और 2 लीटर के पात्र में 17 ग्राम अमोनिया भरी हो, 17 ग्राम अमोनिया भरी हो, ये 17 ग्राम जो है हमारा अमोनिया है। तो अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान निकालने हैं। अब हम अमोनिया को बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से कर देंगे। हम जानते हैं कि इसे पदार्थ का भार 17 हो गया और भार भी इसका 17 होता है। अब आयतन लीटर में 2 हो जाएगा, 17 कट गया, 1/2 हो गया, यानी 0.5 मोल प्रति लीटर हो गया। ये इस प्रकार सवाल लगाया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाते हैं सक्रिय द्रव्यमान के बारे में। इसमें एक दूसरा सवाल लेते हैं कि एक 4 लीटर का फ्लास्क है, एक जो है 4 लीटर का फ्लास्क है, यानी V बराबर हमारा 4 लीटर हो जाएगा। 4 लीटर का हमारा फ्लास्क है, इसमें 16.8 ग्राम नाइट्रोजन है, 16.8 ग्राम हमारा नाइट्रोजन है। और इसके साथ में जो है
27.2 ग्राम अमोनिया है, 27.2 ग्राम जो है हमारी अमोनिया है। अब हमें दोनों का जो है सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का निकालेंगे सबसे पहले। इसमें पदार्थ का भार 16.8 हो गया, अणुभार इसका 14.28 होता है। अब आयतन लीटर में 4 हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। दूसरा अमोनिया का फिर से निकालना है। तो अमोनिया का पदार्थ का भार यहाँ 27.2 दिया गया है, इसका भार 17 होता है, 14×3 = 17। अब आयतन यहाँ 4 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को जो है, तो इसको सॉल्व करने पर 0.15 मोल प्रति लीटर आएगा, यहाँ 0.15 मोल प्रति लीटर हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करने पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा जो है 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, 0.4 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से एक्टिव मास का निम्नलिखित लगाते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पर, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर, जिसे हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये है हमारा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये हमारा है। तो इसमें हम इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये हमारा है। इसमें क्या है, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था गुल्डबर्ग योंग वागे। गुल्डबर्ग और वागे ने जो है इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो गुल्डबर्ग और वागे के अनुसार जो है किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर, अब अभिक्रिया करने की जो दर होती है इसको समझ लिया जाए। यहाँ एक एक शब्द समझना, अभिक्रिया करने की दर, ये जो दर है ये दो प्रकार का होता है, आरएफ और आरबी, यानी अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर होती है अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के समानुपाती या सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारी पदार्थों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती या सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमारा है। जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये +B है, रिवर्सिबल C+D, ये हमारा रिएक्शन है। अब इसमें हम देखेंगे तो अग्र अभिक्रिया के लिए हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B हो जाएगा। अब हम जब ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लग जाएगा, ये हमारा KF हो गया फॉरवर्ड कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार हम दूसरा करते हैं, इसी प्रकार बैकवर्ड वाला हो जाएगा, आरबी जो है हो जाएगा ये समानुपाती C कंसंट्रेशन इनटू D कंसंट्रेशन हो जाएगा, या एक्टिव मास ऑफ C इनटू एक्टिव मास ऑफ D हो जाएगा। अब हम जब यहाँ इसको हटाएंगे बराबर लगाएंगे तो KB हो जाएगा बैकवर्ड कांस्टेंट, C कांस्टेंट D कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये रासायनिक साम्य अवस्था, ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य अवस्था की अवस्था में क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा हमारा फॉरवर्ड का ये अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की हो जाएगी, यानी आरएफ बराबर आरबी हो जाएगा, आरएफ बराबर आरबी हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो आरएफ का जो वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है वो ये है KF A कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B, और RB के स्थान पर हम इसको लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा KB और C कंसंट्रेशन इनटू D कंसंट्रेशन। अब हम KB को इसके नीचे ले आएंगे तो ये पार्ट इसके नीचे चला जाएगा, यानी KF/KB हमारा हो गया C कंसंट्रेशन इनटू D कंसंट्रेशन या बटे ये कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन, और KF/KB को हम KC कहते हैं। तो KC, जहां KC जो है साम्य स्थिरांक कहा जाता है, ये हमारा साम्य स्थिरांक है। साम्य स्थिरांक को हम KC से प्रदर्शित करते हैं, यानी KC बराबर ये हो गया। अब हम KC के मात्रक पर चर्चा करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर के जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये देखा जाए इसमें ये है हमारा, जैसे N2 है प्लस 3H2 है और इससे जो है हमारा बन रहा है 2NH3, ये हमारा जो है 2NH3 बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसमें हमें जो है KC का वैल्यू निकालना है। KC बराबर हम जानते हैं ये चीज ऊपर चली जाएगी नीचे लग जाएगा, तो NH3 कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा और बटे N2 कंसंट्रेशन इंटू H2 कंसंट्रेशन का होल क्यूब हो जाएगा। ये चीज हमारी हो गई।
ये हमारा हो गया, ये Kc का वैल्यू प्राप्त हो गया। अच्छा, Kc का मात्रक हम कैसे निकालते, इस पर चर्चा कर लें। Kc का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर के पावर डेल्टा एन होता है, और डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन इक्वल टू होता है उत्पादों के अणुओं की संख्या, उत्पादों के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या, ये होता है। अब उत्पादों, जैसे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं, इसके लिए हमें Kc का मात्रा निकालना है, तो इसमें उत्पादों की अणु संख्या में 2 दिखाई दे रही है, और अभिकारक 3, यहाँ 1, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, तो ये -2 हो जाएगा। अब इस पर हम रखेंगे जब Kc पर मोल प्रति लीटर के पावर -2 रखेंगे, यहाँ इसका वैल्यू डेल्टा एन का वैल्यू आया है, ये -2 आया है, तो ये हमारा हो जाएगा मोल के पावर -2 और लीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसका मात्रा निकलता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम और चर्चा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम और चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, ये हमारा है H2 + I2 और रिवर्सिबल ये 2HI हो गया। इसके लिए Kc मात्रा निकालना है, तो यहाँ जो है हम जानते हैं कि मोल प्रति लीटर हो गया, और डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ, चूंकि उत्पादों का अणु संख्या भी 2 दिखाई दे रही है, अभिकारक अणु संख्या 0 हो गया, 0 हो गया। किसी भी संख्या घात 0 का मतलब 1 होता है, और एक कांस्टेंट है, मात्रक नहीं है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Kc का जो मात्रक होता है वो अलग अलग उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर डिपेंड करता है, कि कोई कांस्टेंट मात्रक नहीं होता है, सभी अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग मात्रक होता है। क्योंकि डेल्टा एन से नहीं, डेल्टा एन पर निर्भर कर रहा है, डेल्टा एन का मान जो आएगा वही उसके ऊपर रख करके सॉल्व किया जाएगा। तो इसके मात्रक अलग अलग होते हैं, किसी रिएक्शन का मात्रक होता है, किसी का नहीं होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है अगली टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में Kp और Kc में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। किसी गैसीय अभिक्रिया में Kp जो है प्रेशर कांस्टेंट, दाब स्थिरांक है, और Kc साम्य स्थिरांक में संबंध। तो इसके लिए आइए लेते हैं एक अभिक्रिया A + B रिवर्सिबल C + D, ये हमारा जो है ये एक रिएक्शंस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए पहले साम्य स्थिरांक निकालते हैं, Kc निकालेंगे। तो Kc निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C कंसंट्रेशन की पावर C इंटू D कंसंट्रेशन के पावर D अपान A कंसंट्रेशन पावर A और B कंसंट्रेशन पावर B। ये जो गुणांक है ये घात में कन्वर्ट हो जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार जैसे ये हमने किया है, इसी प्रकार जो है हम दाब के पदों में करते हैं। तो Kp बराबर हो जाएगा ये हमारा Pc के पावर C इंटू PD के पावर D अपान PA के पावर A और PB के पावर B। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग जो है आदर्श गैस समीकरण को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में आदर्श गैस समीकरण की सहायता लेंगे। आदर्श गैस समीकरण की सहायता से Pb बराबर nRT होता हम जानते हैं। तो यहाँ अगर B को नीचे ले आए तो P बराबर हो जाएगा N/VRT, यानी किसी गैस का दाब, अर्थात यहाँ हो जाएगा किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब P बराबर हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान और गुणे RT हो जाएगा। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। इस प्रकार गैस A का आंशिक दाब PA बराबर A कंसंट्रेशन RT हो जाएगा। फिर गैस जो है B का आंशिक दाब हमारा जो है PB बराबर हो जाएगा B कंसंट्रेशन RT। इसी प्रकार गैस C का आंशिक दाब PC बराबर हो जाएगा C कंसंट्रेशन RT। इसी प्रकार D के लिए PD बराबर हो जाएगा D कंसंट्रेशन RT। अब उपरोक्त मान को ये जो मान आया, उपरोक्त मान को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर, रखने पर, यहां से हम लोग चाहते हैं उपरोक्त मान को समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, अब जब हम 2 में रखेंगे तो हमारा Kp बराबर हो जाएगा। अब ये Pc का वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, C कंसंट्रेशन RT है। अब इसके पावर भी C है, इसके पावर भी C है, इंटू, और यहाँ PD का वैल्यू दिखाई दे रहा है D कंसंट्रेशन RT।
तो ये डी कंसंट्रेशन आर टी हो गया, इसके पावर भी डी, इसके पावर भी डी दिखाई दे रहा है। फिर नीचे पीए का वैल्यू हो जाएगा ये कंसंट्रेशन आर टी, और इसके पावर भी ये दिखाई दे रहा है, इसके पावर भी ये। अब यहाँ बी पीवी का वैल्यू बी कंसंट्रेशन आर टी हो जाएगा, बी कंसंट्रेशन आर टी हो गया, इसके पावर भी इसके पावर भी। अब हम क्या करेंगे, सारे कंसंट्रेशन वाले पदों को इकट्ठा करते हैं, तो C के पावर C हो गया, यहाँ D के पावर D हो गया, यहाँ एक कंसंट्रेशन पावर ये हो गया, B कंसंट्रेशन पावर B हो गया, और यहाँ यदि आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो RT के पावर C प्लस डी हमने कर दिया, यहाँ C प्लस डी हो गया, यहाँ RT के पावर A प्लस डी हो गया। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे और ये देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से हमें दिखाई दे रहा है समीकरण 1 का वैल्यू Kc है, वही चीज यहाँ मिल रही है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या हमें मिला, ये Kp बराबर हो गया Kc, और RT के पावर हो गया C प्लस डी माइनस A प्लस बी। अब अगर इतने को हम डेल्टा n मान लें, डेल्टा n इक्वल टू कर दें C प्लस डी और माइनस A प्लस बी कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा n। ये हमारा रिलेशन हो गया। Kp बराबर Kc के पावर Kp बराबर Kc RT के पावर डेल्टा n, ये हमारा Kp और Kc में संबंध है। एक बार पुनः इसकी चर्चा कर लें। तो ये Kp और Kc दाब स्थिरांक और साम स्थिरांक में संबंध स्थापित करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिया है, a इंटू वे प्लस बी रिवर्सिबल c प्लस डी डी, ये स्मॉल है, इसका गुणांक है। अब इस पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल किया, इस समीकरण पर इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल किया गया है। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाने पर, तो जब हम लोगों ने लगाया इसको तो Kc का वैल्यू ये हमारा प्राप्त हो गया, और इसी प्रकार हमने दाब के पदों में वैल्यू निकाल लिया। अब हमने आदर्श गैस समीकरण की सहायता ली, Pv बराबर RT, बी इसके नीचे लाया, RT हो गया, n/v सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान हो गया। तो हम चारों गैस के लिए, चारों गैस हमारे ABCD थे, उसके लिए हमने एक गैस के लिए निकाला PA इक्वल टू A कंसंट्रेशन RT, PB इक्वल टू B कंसंट्रेशन RT, C के लिए PC इक्वल टू C कंसंट्रेशन RT, D के लिए PD इक्वल टू D कंसंट्रेशन RT। इन सबके मान हमने जो है समीकरण 2 में रख दिया। तो यहाँ PC का वैल्यू C कंसंट्रेशन RT था, PD का वैल्यू D कंसंट्रेशन RT, सबके मानों को रख करके सारे कंसंट्रेशन वाले मानों को इकट्ठा मैंने कर लिया, और ये जो मान हमें दिखाई दे रहा है ये Kc का वैल्यू है, समीकरण 1 से यहाँ लिखा गया है। इसके स्थान पर मैंने क्या किया, Kc रख दिया, और RT पावर ये डेल्टा n हो गया, Kp बराबर Kc RT पावर डेल्टा, ये संबंध जो है आ गया है। अब हम सभी, जैसे यहाँ Kc की मात्रा पर तो हमने चर्चा किया है, Kp की मात्रा की चर्चा करने सेम वही कंडीशन है जैसे Kc का मात्रा निकाला गया था। Kp का मात्रक भी देख लेते हैं। Kp का जो मात्रक होता है वो ये वायुमंडल के पावर डेल्टा n होता है, वायुमंडल के पावर डेल्टा n, एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा n होता है। और अभी हमने चर्चा किया था Kc का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर के पावर डेल्टा n होता है। डेल्टा n दोनों में कंडीशन समान है। डेल्टा n बराबर हम जानते हैं उत्पादों के अणुओं की संख्या, उत्पादों के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारकों के अणुओं संख्या, अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ये हमारा है। तो अब यहाँ जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए N2 है प्लस 3S2, ये रिवर्सिबल 2NH3 हो गया। अब इसके लिए Kc मात्रा तो हम निकाल ही चुके हैं। अब Kp मात्रा निकालना हो तो यहाँ उत्पादों की अणु संख्या 2 है, अभिकारकों की 3 1 4 है, तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम लोग Kp मात्रा की रखेंगे तो वायुमंडल जो है के पावर -2 हो जाएगा, ये Kp का मात्रा आ गया। इस तरीके से हम Kp और Kc मात्रा निकालते हैं। अब हम लोग जो है अब आज के लिए आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है लासे तेलिए के नियम पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आज जितनी चीज पढ़ाई गई, आज हम लोग मोलों की संख्या पढ़े हैं, मोलों की संख्या पढ़े, सक्रिय द्रव्यमान पढ़ा हम लोगों ने, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों ने पढ़ा, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc पढ़ा गया, और रासायनिक साम्य अवस्था का डिफिनीशन हम लोगों ने जाना जो चैप्टर का नाम था। आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में लासे तेलिए का नियम और महत्वपूर्ण टॉपिक इसी चैप्टर को लेकर, बहुत बड़ा चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।